भैया बहनों, आज हम अपने अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी के सत्ता स्थापित होती हैं का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। आगे वाला भाग पढ़ने से पूर्व कुछ प्रस्तावना प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने पढ़े हैं, उसके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों की इंग्लैंड में सामाजिक हैसियत कैसे थी? इससे तात्पर्य यह है कि जो भारत में गवर्नर जनरल या किसी भी अधिकारी के पद पर अफसर जो बनकर आए थे इंग्लैंड से, उन अंग्रेज़ों के इंग्लैंड में साधारण परिवारों की हैसियत से थे वो। यहाँ तक कि जब वो रातों रात धनवान बनकर गए, अमीर बनकर गए, तो वहाँ के लोग उनको नाटकों कार्टूनों में उनका बहुत मजाक भी उड़ाया करते थे। दूसरा प्रश्न है, 1774 में इंग्लैंड जाकर आत्महत्या करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? भैया बहनों, 1774 में इंग्लैंड जाकर आत्महत्या करने वाला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। भैया बहनों, तीसरा प्रश्न अपना है, अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कब किया? भैया बहनों, पंजाब का अधिग्रहण 1849 ईस्वी में महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद किया। चौथा प्रश्न भैया बहनों, अधिग्रहण का और क्या अर्थ होता है? तो देखिए, अधिग्रहण का अर्थ होता है विलय नीति या विलय करना, हड़प लेना। भैया बहनों, अंग्रेजों ने अधिग्रहण विलय की नीति के तहत 1848 से लेके 1856 के बीच में हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ने ही अधिग्रहण की नीति अपनाई और इसी नीति का नाम दिया था विलय नीति। ये जो सिद्धांत था, इस तर्क पर आधारित था कि यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और कोई उसका पुरुष वारिस नहीं है या उसके औलाद नहीं है, तो हमारे यहाँ पहले गोद लेने की प्रथा थी कि जिसे कि पुत्र नहीं होता है तो किसी को अपने भाई का भतीजा वगैरह है, ऐसे कोई भी है, बहन का बच्चा हो सकता है, भतीजा हो सकते हैं, तो जो निकट जो वारिस हैं उनको उनके बच्चे को गोद लिया जाता और वह उसका जो है वंश चलता। इस प्रकार की मान्यता हमारे यहाँ रही है। लेकिन अंग्रेजों ने उसके विपरीत किया, गोद प्रथा को बंद कर दिया और उस शासक की जो रियासत थी उसको हड़प ली जाएगी और वह कंपनी का हिस्सा बन जाएगी। यही विलय की नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, और इसी सिद्धांत के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा 1848 ईस्वी में, सबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कड़ा संघर्ष भी किया 1854 में। इस प्रकार इन रियासतों को अंग्रेजों ने अपने भूभाग का, कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना लिया और वहाँ पे कंपनी का शासन स्थापित कर लिया। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था, और अवध को नियंत्रण में लेने से पूर्व वहाँ की स्थिति अलग थी। कंपनी ने अवध को इस प्रकार हड़पा और कंपनी ने आरोप लगाया कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने का जो है वह हमारा कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए अवध को जो है पर कब्जा करना हमारी मजबूरी है। जब लोगों ने अपने प्रिय नवाब को इस तरह गद्दी से हटाते हुए देखा तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वे अवध के लोग 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम में के विद्रोह में शामिल हो गए। अब भैया बहनों, आप कल्पना कीजिए
कि आप किसी के भतीजे हैं, यानी आपके काका या ताऊ जो हैं नवाब हैं, और बचपन से आप को उन्होंने अपने पास खिलाया है, रखा है, और उनकी कोई संतान नहीं है, और एक दिन आपको गद्दी संभालेंगे, गद्दी मिलने वाली है, और जब ऐसी परिस्थिति में आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे, तो कल्पना कीजिए कि हमें कैसा लगेगा। तो हम राजगद्दी पाने के लिए क्या क्या करेंगे, इसकी आप कल्पना करेंगे तो ध्यान में आएगा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने जबरदस्ती राज्य को हड़पने की विलय की नीति अपनाई थी। इसमें एक नाम आता है इसी नीति के तहत सबरपुर के वीर सुरेंद्र साय का। भारत में जब से ब्रिटिश लोगों ने आकर अपनी सत्ता स्थापित की, तब से उनका विरोध हर प्रांत में होने लगा था। भैया बहनों, 1857 में यह संगठित रूप से प्रकट हुआ, पर इससे पूर्व अनेक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। सुरेंद्र वीर साय ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे। सुरेंद्र साय का जन्म जो था खिंडा, ये संबलपुर जो है उड़ीसा में है, के चौहान राजवंश में हुआ था 23 जनवरी 1809 को। इनका गांव जो संबलपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। युवावस्था में इनका विवाह हट्टीबाड़ी के जमींदार की पुत्री से हुआ था, जो उस समय गंगापुर राज्य के प्रमुख थे। भैया बहनों, आगे चलकर सुरेंद्र के घर में एक पुत्र मित्र भानु और एक पुत्री ने जन्म लिया। 1827 में संबलपुर के राजा का निसंतान अवस्था में देहांत हो गया, और ये जो सुरेंद्र साय जो थे, ये राजवंश के होने के कारण से राजगद्दी पर उनका हक था, पर अंग्रेज जानते थे कि सुरेंद्र उनका हस्तक बनकर नहीं रहेगा, उनके गुलाम बनकर नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने राजा की पत्नी मोहन कुमारी को राज्य का प्रशासक बना दिया। मोहन कुमारी जो थी बहुत सरल और सीधी महिला थी, उन्हें राजकाज की कोई जानकारी नहीं थी, अतः अंग्रेज उन्हें कठपुतली की तरह अपना अंगुलियों पे नचाने का काम कर रहे थे। अंग्रेजों की जो ये धूर्तता थी, इस धूर्तता से वहाँ के सब जो जागीरदार थे, जमींदार थे, वो नाराज हो गए, और उन जमींदारों ने मिलकर इसका सशस्त्र विरोध करने का निश्चय किया। भैया बहनों, इसके लिए उन्होंने सुरेंद्र साय को नेता बनाया। धीरे धीरे इनके संघर्ष एवं प्रतिरोध की गति बढ़ने लगी। इसे अंग्रेज अधिकारी परेशान हो गए। भैया बहनों, 1837 में सुरेंद्र साय, उंदत साय, बलराम सिंह तथा लखनपुर के जमींदार थे बलभद्र देव, इन्होंने मिलकर डेबरीगढ़ में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे कि अंग्रेजों ने वहाँ अचानक धावा बोल दिया, और उस धावे में लखनपुर के जमींदार बलभद्र देव की निर्मम हत्या कर दी गई, और जो 3 लोग शेष बचे थे वो भागने में सफल हो गए। इस हमले के बाद भी इनकी सुरेंद्र साय की गतिविधियां जो हैं चलती रही। अंग्रेज भी इनके पीछे लगे रहे। उन्होंने कुछ जासूस भी इनको पकड़ने के लिए लगा रखे थे। भैया बहनों, ऐसे ही देशद्रोही जासूसों की सूचना के कारण से ही अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमारे यहाँ पे शासन किया। हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों को पकड़ाने में उनका नुकसान करने वाले भी ऐसे ही लालची और लोभी हमारे ही देश के जासूस थे, और उनकी सूचना पे 1840 को सुरेंद्र साय, उंदत साय और बलराम सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों को आजीवन कारावास का दंड देकर हजारीबाग की जेल में डाल दिया गया। भैया बहनों, ये तीनों ही आपस में रिश्तेदार थे, पर इनके साथी जो थे दूसरे, वो शांत नहीं बैठे। 30 जुलाई 1857 को सैकड़ों क्रांतिकारियों ने हजारीबाग जेल पर धावा बोला,
और सुरेंद्र साय को 32 साथियों सहित छुड़वा लिया। भैया बहनों, सुरेंद्र साय ने सबलपुर पहुंचकर फिर से अपने राज्य को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संग्राम शुरू कर दिया। अंग्रेज पुलिस और सुरेंद्र साय के सैनिकों में आए दिन झड़प होती रहती थी। कभी एक का पलड़ा भारी रहता तो कभी दूसरे का। पर भैया बहनों, सुरेंद्र दत्त जैसे वीर और उनके साथी जो थे, अंग्रेजों को चैन की नींद नहीं सोने दे रहे थे। 23 जनवरी 1864 को जब सुरेंद्र साय अपने परिवार के साथ सो रहे थे, तभी भैया बहनों अंग्रेज पुलिस ने छापा मारकर उन्हें पकड़ लिया। रात में ही उन्हें सपरिवार रायपुर ले जाया गया और फिर अगले दिन नागपुर की असीरगढ़ जेल में उनको बंद कर दिया। जेल में भरपूर यातनाएं दी गई, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न उनको दिया गया। और लेकिन सुरेंद्र ने विदेशी शासन के आगे झुकना कभी स्वीकार नहीं किया, यातनाएं सहन कर ली। अपने जीवन के 37 साल जेल में बिताए। विचार कीजिए, 37 वर्ष तक जेल में बिताना कितना दुष्कर, कितना कठिन होगा, जहां रोज रोज की मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जा रही थी। आखिर उस वीर ने 28 फरवरी 1884 को असीरगढ़ की जो जेल थी उसमें अंतिम सांस ली। इस प्रकार से हजारों क्रांतिकारी और कई लोग थे जो अंग्रेजों के कुशासन से देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया। भैया बहनों, ब्रिटिश शासन के अधीन जो सेक्टर थे, प्रारंभ में बनारस और कलकत्ता, हैदराबाद का कुछ भाग और कुछ भाग मैसूर का। इस मानचित्र को आप ध्यान से देखिए। पहला जो मानचित्र है ए वाला, इसमें प्रारंभ में जो पीला पीला भाग है, इस क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। और जो ये शेष जो लाल भाग हैं, ये क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। और ये 1797 तक की स्थिति है। लेकिन 1840 तक, यानी यूं कहना चाहिए 1840 का तात्पर्य 43 वर्षों में अंग्रेजों ने इधर लाहौर तक पहुंच गए थे। दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता के साथ साथ मैसूर, हैदराबाद और बम्बई, मद्रास में भी अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। ये क्षेत्र भी अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। और 1857 की जब क्रांति हुई, उसके पूर्व तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, चारों तरफ अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। इसमें लाहौर, दिल्ली, बड़ौदा का भी कुछ भाग, दिल्ली का कुछ भाग, लखनऊ, बनारस, काठमांडू का, नेपाल के सीमाएँ, कलकत्ता, पूना, मैसूर, हैदराबाद, मद्रास, इन सारे राज्यों में अंग्रेजों का जो है शासन स्थापित हो चुका था। ये वर्तमान भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं। इस मानचित्र में और पूर्व के मानचित्र को ध्यान से देखिए। ये लाहौर जो है, इधर नेपाल, लाहौर का बहुत बड़ा भाग है। पाकिस्तान अपने ही देश का हिस्सा था उस समय। और अंग्रेज जब गए तो पाकिस्तान को हमारे देश से अलग करके गए थे, तोड़ के गए थे। ये मैंने अभी आपको एक गतिविधि जो है बताई थी कि कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं। आपको बचपन से ही एक एहसास करा दिया गया कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? इस पे आप अपने विचार रखेंगे। भैया बहनों, अब अंग्रेजों ने नए शासन की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि स्थानीय शासन जो थे, शासक अब अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, इसने 1773 से लेकर 1785 तक शासन किया था। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। भैया बहनों, वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी बंगाल, बम्बई और मद्रास में अपनी सत्ता जो है
हासिल कर चुकी थी। अब ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पे प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे और ये जो प्रशासकीय इकाइयाँ थी इसको कहते थे प्रेसिडेंसी। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, एक थी बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का जो शासन है ये वहाँ का गवर्नर के पास था। जैसे बंगाल का गवर्नर अलग था, मद्रास का गवर्नर मद्रास का अलग था, मुंबई का गवर्नर अलग था। और इन सब गवर्नर के ऊपर एक जो अधिकारी होता था उसका नाम होता था गवर्नर जनरल। ये वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार जो है खास तौर पे उल्लेखनीय है। भैया बहनों, 1772 की जो नई व्यवस्था में हर जिले में 2 अदालतें बनाई गई। एक अदालत थी फौजदारी अदालत, दूसरी थी दीवानी अदालत। ये इसमें गलती से प्रिंट मिस्टेक है, 1972 लिखा है, जो 1972 नहीं है, इसे आपको 1772 पढ़ना है। देखिए, दीवानी अदालत के मुखिया जो थे वो योग्य जिला कलेक्टर हुआ करते थे और इसके अलावा मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए कानून की व्याख्या करते थे। हमारे यहाँ के जो मौलवी थे, हिंदू पंडित थे, वो जिला कलेक्टरों के को कानून की व्याख्या करने के लिए हुआ करते थे। और ऐसे ही फौजदारी अदालतें जो थी वो काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। लेकिन ये जो सारा काम था कलेक्टर जो होता था उसकी निगरानी में ही होता था। अब काजी क्या है? काजी होता है एक न्यायाधीश। उस समय न्यायाधीश को काजी कहते थे। मुगल काल से जो काजी नियुक्त किए गए थे वही काजी हुआ करते थे। और मुफ्ती जो है वो मुस्लिम समुदाय का एक नियमित, जिसको हम कर्मचारी कह सकते हैं, जो कानूनों की व्याख्या करता था। जैसे आज वकील होते हैं ना, उसी प्रकार एक वकील कह सकते हैं इसको अपन उस समय का। और ये काजी इसकी व्याख्या के आधार पे ही, मुफ्ती की जो व्याख्या थी उसी के आधार पे काजी न्याय सुनाता था। तो ठीक प्रकार से आज के जो वकील हैं उस समय के मुफ्ती कह सकते हैं अपन। और ये फौजदारी अदालतें क्या थी? इसमें जिन अदालतों में आपराधिक मामले सुने जाते हैं, फौजदारी मामले को दंडिक मामला या क्रिमिनल केस भी कहा जाता है। अपराध में जैसे लूट, हत्या, रेप, इस प्रकार के जानलेवा मामले ये जो आते हैं ये फौजदारी मामले के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार दीवानी अदालतें वो अदालतें होती थी जिनमें संपत्ति संबंधी या पद के संबंधित जो अधिकार हैं उनके जो विवाद सुने जाते थे वो अदालतें दीवानी अदालतें कहलाती थी। जैसे दहेज हैं, या यूँ कहे तो सामान्य लड़ाई दंगे हैं, संपत्ति के संबंधित अपने बंटवारे के संबंधित हैं, पद यानी किसी की गरिमा को लेकर कोई गाली गलौच हैं, सामान्य जो लड़ाई दंगे होते थे वो दीवानी अदालतों में इनके केसेस सुने जाते थे। भैया बहनों, कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 ईस्वी में अंग्रेजों ने 11 पंडितों को जो है भारतीय कानून का संकलन तैयार करने का काम सौंपा था। इसका कारण क्या था कि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि उस समय जो ब्राह्मण पंडित जो थे अपने अपने हिसाब से अलग अलग धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। इस कारण से एक रूपता आए, इसके लिए 1775 में 11 पंडितों की भारतीय कानूनों का संकलन करने के लिए इसका काम सौंपा और एन.बी. हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये पहला कानून था, पहला संविधान का जो पहला कानून इसको कह सकते हैं, कानून का जो प्रादुर्भाव है इसका ये पहला कानून था, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके अलावा जो है कलकत्ता में अपीलीय अदालत और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई।
रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि 1773 का जो नियम अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर ये साबित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य जो उद्देश्य था वो सीधा सीधा ये था कि भारत में जो कंपनी के प्रबंधन की समस्या को संबोधित करता था कि जो है कंपनी अपना शासन कैसे चलाए, उसके लिए प्रबंधन कैसे हो। तो मोटा मोटा रूप से इसी के कारण से इसको लाया गया था। और इसमें उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव, उसके द्वारा स्थापित जो शासन था उसकी ये दोहरी प्रणाली कही जा सकती है। पहला, एक तो भारतीयों को विश्वास में लेना कि हमारे लिए कोई कानून बना है, हमारे हित में काम होगा, और दूसरा इसका दोहरी नीति क्या थी इसके पीछे कि कंपनी के हित इसमें निहित थे, कंपनी के हितों के कारण से इसको लाया गया था। तो भैया बहनों, कलेक्टर जो था ये आज भी हमारे कलेक्टर होता है ना, ये जिले का सबसे बड़ा ओहदा होता है। जिले में सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता है उसको कलेक्टर कहते हैं। और कलेक्टर का जो मुख्य कार्य था वो था लगान व कर इकट्ठा करना। इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करना है, या दरोगाओं की दरोगाओं की नियुक्ति करना है, और इनके न्यायाधीशों की, पुलिस अधिकारियों की और दरोगाओं की सहायता से जिले में कानून की व्यवस्था बनाए रखना, ये उस समय कलेक्टर के कार्य थे। अब कंपनी की अपनी फौज थी। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के लिए जो नए विचार आए, लेकिन उसकी असली सत्ता जो थी वो सैनिक ताकत थी। मुगल फौज मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित थी। एक थी घुड़सवार, सवार बोलते हैं घोड़े पर चलने वाला जो प्रशिक्षित सैनिक होता है ना, उसको सवार बोलते हैं। दूसरी थी पैदल सेना, उन्हें तीरंदाजी हैं, तलवारबाजी हैं, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा ज़्यादा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल जो सिपाही है वो वैसे ही मुहैया करवा देते थे। कंपनी, ये जो चित्र देख रहा है इसको देखिए आप, कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार सैनिक। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, क्या कहते थे, सिपाही। ये जो सिपाही शब्द है ना, ये अपना जो भारतीय शब्द है सिपाही, इसी कई जो रूप है इसी से लिया गया है। और सिपाही आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जो ज़रूरत है वो कम होती गई। इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा है, अफगानिस्तान है, मिस्र है, उधर से भी लड़ रहा था। और जहाँ सिपाही जो हैं मस्केट बोलते हैं, तोड़दार बंदूक, उसको यूँ बंदूक को गोली चलाते हैं और फिर उसको तोड़ते हैं बीच में से, है ना, टूटने जैसा लगता है, फिर उसमें गोली रखते हैं फिर चलाते हैं। तोड़दार बंदूक जो है उसको मस्केट बोलते हैं। ऐसे एक मैच लॉक जो है एक पहला तंत्र था जो हाथ से आयोजित होती थी, हाथ से चलती थी, और बंदूक की गोली को सुविधा के लिए लॉक का इसमें आविष्कार हो गया था। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। भैया बहनों, सिपाहियों को यूरोपीय धंधे का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा और अब उनका जो है जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित हो गया था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी। कोई पेशेवर सिपाही की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज करते थे। भला कोई जो हमारे यहाँ के जो लोग थे वो जाति और धर्म की भावनाओं को आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन यूँ कहें कि सिपाही जो होता था, जो जिस समुदाय का होता था, वो सिपाही बनने के बाद में फिर केवल उनके एक ही समुदाय हो जाता था, सिपाही। 1857 की जब क्रांति हुई उसमें सिपाहियों की दुनिया की जो है अलग ही झलक दिखती है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति लड़ी गई थी वो शुद्ध रूप से सैनिकों ने लड़ी थी।
हम इस पाठ का हमारे पूर्णता की ओर हैं। हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते अब एक भौगोलिक और औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी, यानी एक भूगोल उनका हो गया कि यहाँ तक इनका शासन है। 19वीं सदी की शुरुआत में जब नई भाप तकनीक का आविष्कार हो गया, भाप का इंजन बन गया, तो अब समुद्र मार्ग में जहाँ इंग्लैंड से भारत आने में 6 से 8 महीने लगते थे, अब केवल मात्र 3 सप्ताह के में यहाँ पहुँचा जा सकता था। और इसके कारण से ज़्यादा अंग्रेज़ जो हैं परिवार जो भारत में आने लगे और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी के ऊपर कंपनी ने सीधा शासन स्थापित कर लिया था। और देश के जो शेष भूभाग हैं और आबादी हैं उस पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। भैया बहनों, ये पाठ पूरा हुआ। इस पाठ्य पुस्तक के पीछे के कुछ प्रश्न हैं, इसको आप ध्यान से देखना। पहले प्रश्न में आपको जोड़े बनाने हैं और दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, आप करिएगा। ऐसे ही तीसरे प्रश्न में सही और गलत का आपको बताना है, क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। और चौथे भाग में कुल 6 प्रश्न हैं, 7 प्रश्न हैं। इनके उत्तर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं। ये अपना जो पाठ है पूरा हुआ। मैं आज आपको गूगल पे एक जो प्रश्न पत्र है वो भी भेजने वाला हूँ। आप उस प्रश्न पत्र को हल करेगा, अपनी बात पूरी होती है। धन्यवाद।